پیمرا کو فوری طور پر ایکشن لینا چاہیے. یہ بہت ہی تشویشناک بات ہے اور اب ہم ان باتوں کو محض بیانات کی حد تک نہیں دیکھیں گے کیونکہ ارشد شریف صاحب کو بھی اسی طرح سے دھمکیاں ملتی تھیں. تو جہاں ہماری ریاست کا یہ فرض ہے سیکیورٹی کے اداروں کا, تفتیش کرنے والے اداروں کا, کہ وہ تفتیش کریں, تحقیق کریں کہ کون ارشد شریف کو دھمکا رہا تھا, کون ان کی جان کو خطرے میں ڈال رہا تھا, وہیں پہ ہمارے سیکیورٹی اداروں کو اس چیز پر بھی الرٹ ہو جانا چاہیے کہ رانا ثناء اللہ انٹیریئر منسٹر, جو کہ پاکستان کے ہر بچے کی جان کی حفاظت کے ذمہ دار ہیں, وہ پاکستان کے سب سے زیادہ پاپولر لیڈر فارمر پرائم منسٹر آف پاکستان عمران خان کو دھمکی دے رہے ہیں کہ آپ کا سر کچلا جائے گا. سو پیمرا کو بھی اس پر ایکشن لینا چاہیے اور ہمارے جو سیکیورٹی کے ادارے ہیں ان کو بھی اس پر الرٹ ہو جانا چاہیے کہ یہ غنڈہ گردی ریاستی سطح پر اس طرح سے پاکستانی عوام نہیں ہونے دے گی انشاءاللہ. سو اب ناظرین اعظم سواتی صاحب کے ایک کوئک کلپ کی طرف چلتے ہیں. سینیٹر اعظم سواتی کو بھی ریسنٹلی بے ایمانہ تشدد کا نشانہ بنایا گیا, جو انہوں نے بتایا بھی کہ ان کو بے لباس کر کے تشدد کیا گیا ان پر. آئیے دیکھتے ہیں کہ وہ کیا گفتگو کر رہے ہیں. اچھا اعظم صاحب, جتنا کراؤڈ آپ لوگ ایکسپیکٹ کر رہے تھے, لاہور نے وہ رسپانس دیا جو آپ لوگوں کی امیدیں تھی؟ میں سمجھتا ہوں کہ اس قدر بڑا رسپانس ہے, اس قدر محبت ہے لوگوں کے دلوں میں, اس لیے کہ سب چاہتے ہیں کہ ظلم کے نظام کی زنجیروں کو توڑ کر پاکستان کی حقیقی آزادی کی طرف بڑھے, اور انشاءاللہ تعالی یہ قافلہ خدا کے فضل سے کامیاب ہوگا. جب تک آپ لوگ پہنچیں گے اسلام آباد تب تک استعفے آ چکے ہوں گے یا الیکشن کی تاریخ مل جائے گی؟ ہمیں اس سے کوئی غرض نہیں ہے, ہم نے اپنی جدوجہد کو انشاءاللہ تعالی پاکستان کی حقیقی آزادی تک جاری رکھنا ہے. ابھی تک کچھ لوگ آپ کو اور اداروں کو آمنے سامنے لا کے کھڑا کرنا چاہ رہے ہیں, ان کے بارے میں کیا کہیں؟ میں سمجھتا ہوں کہ اداروں سے ہماری جنگ نہیں, یہ
just now they can hear that airburst. No, no, but if you make it mute. But they can also hear you. जी नाज़रीन, आपने सुना कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान, जो कि पाकिस्तान के साबिक़ वज़ीर आज़म भी हैं, उनके हकीकी आज़ादी मार्च में किस तरह से पाकिस्तान की ख़वातीन और ये सब बुज़ुर्ग माएँ हैं जिनका कहना था कि इमरान खान हक़ के साथ है और हक़ इमरान खान के साथ है और हम इमरान खान के साथ हैं। अरशद शरीफ साहब का मैंने कल की ट्रांसमिशन में भी जिक्र किया था, आज भी शुरू में भी बात हो रही थी अरशद शरीफ साहब के हवाले से कि जब तक पाकिस्तान में सहाफ़त का परचम बुलंद रहेगा, अरशद शरीफ का नाम खूबसूरत सितारे की तरह उस परचम पर चमकेगा इंशाल्लाह, जो पाकिस्तानी परचम में लिपट कर सपुर्दे खाक किए गए। और यही उनकी ख्वाहिश भी थी। बड़े अफसोस की बात है कि उन्हें कुछ दिन पहले से ही आइडिया था कि जो दुश्मन उनके पीछे लगे हैं वो उनको नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि अरशद शरीफ सच बोलना नहीं छोड़ रहे थे। और उन्होंने मुराद सईद को ये वसीयत की थी कि मुराद, अगर मुझे कुछ हो गया तो एक ही वसीयत करता हूँ कि मुझे पाकिस्तानी परचम में लपेट कर सपुर्दे खाक करना, उसके बगैर ना करना। सो ये कौम का बेटा था जिसके लिए कौम की माओं के आपने भी जज्बात सुने, किस तरह से उन्होंने अपने तासुरात का इजहार किया कि हम इमरान खान के इस हकीकी आज़ादी मार्च में न सिर्फ अपनी जान कुर्बान करने के लिए तैयार हैं, बल्कि हम अपनी जो उनका कौम का बेटा है अरशद शरीफ, उसकी अरशद शरीफ का भी हम बदला लेंगे। और ये बड़ी इमोशनल सब एक लम्हा है जिसमें ऑब्वियसली बड़ी तकलीफ दह चीज़ है जी। जहां हम आज हकीकी आज़ादी मार्च की बात कर रहे हैं, वहीं हम अरशद शरीफ साहब की भी सहाफ़त के हवाले से कुर्बानियों को साथ साथ याद कर रहे हैं। जिक्र चलता रहेगा, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं खान साहब के काफ़िले की मौजूदा सूरत हाल। इस वक्त इमरान खान साहब का काफ़िला अपनी मंजिल की जानिब रवाना है और आप कंटेनर देख सकते हैं यहाँ पर अपनी स्क्रीन्स पर। अगरचे जिस जगह पर इस वक्त खान साहब का काफ़िला पहुंचा है वहाँ पर इंटरनेट की बंदिश है, जानबूझकर इंटरनेट बंद कर दिया गया है ताकि लाइव कवरेज ना हो सके। इनसिक्योरिटी का अंदाज़ा कीजिए कि टीवी पर भी पाबंदी लगा दी, लाइव कवरेज डिजिटल मीडिया पर भी करने पर उनको अब मसला हो रहा है कि हमने टीवी पर इसलिए इमरान खान की आवाज़ रोकी थी कि लोगों तक ना पहुंच सके, तो डिजिटल मीडिया पर और भी दुगना चुगना होकर लोग देख रहे हैं। तो इसको रोकने की बहरहाल कोशिश जितनी मर्जी करें हम इंशाल्लाह आप तक पहुंचाते रहेंगे। ये जो फुटेजेस जो कंटेंट हमारे पास आ रहा है हम आपके सामने पेश कर रहे हैं। ये अगरचे थोड़ी सी ब्लर्ड वीडियो है जो आप देख रहे हैं स्क्रीन के आधे हिस्से पर, चूँकि हमारे जो ड्रोन फुटेज है ये बहुत दूर से ये फुटेज बनाई गई है और ताज़ा तरीन मनाज़िर आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन्स पर। फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब के काफ़िले की मौजूदा सूरत हाल आप सब देख सकते हैं, कैसे लोग इस वक्त इमरान खान साहब के साथ उनके शाना बशाना वॉक करते हुए चल रहे हैं। और ये इमरान खान ने जो सरप्राइज़ देने थे कुछ इस हुकूमत को, उनमें से दिस इज़ वन ऑफ दोज़ सरप्राइजेज़ कि जिसमें इमरान खान ने अपनी स्ट्रेटजी एंड टाइम तक भी रिवील नहीं की। तो स्ट्रेटजी का हिस्सा नंबर 1 ये था कि इमरान खान अवाम के साथ खुलकर सामने आएंगे। ऐसे नहीं होगा कि इमरान खान, जिस तरह आपको याद होगा कि माजी में कुछ पॉलिटिकल पार्टीज़ के लोग जो लॉन्ग मार्च करते थे, एहतजाज करते थे, तो उसमें ख़ुद तो बुलेट प्रूफ सिस्टम के अंदर घुस जाते थे, लेकिन अवाम जो थी वो सर्दी की शिद्दत हो, गर्मी की शिद्दत हो, मौसम की शिद्दत बर्दाश्त करती थी। लेकिन इस दफ़ा व्हाट्स डिफरेंट इज़ कि इमरान खान भी एग्जैक्टली उसी मौसम की शिद्दत को बर्दाश्त कर रहे हैं जिसको अवाम बर्दाश्त कर रही है। 2014 में भी ऐसा ही था। अगर आपको 30 और 31 अगस्त की दरमियानी रात याद हो जब आंसू गैस शेलिंग करवाई गई थी ये नून लीग हुकूमत की जानिब से, और उसी दौरान एक हुक्म दिया गया था एसपी अली नेकुकारा साहब को इस्लामाबाद में कि आप गोलियां चला दें सिटीजन्स पर। जब 8-10 लोग गिरेंगे, शहीद होंगे, तो खुद ब खुद लोग दौड़ लगा देंगे और कोई इमरान खान के साथ खड़ा नहीं होगा। तो इस पे अली नेकुकारा साहब ने वाज़े तौर पर इनकार कर दिया, साफ साफ उन्होंने कहा कि मैं ऐसा नहीं करूँगा।
یہ بالکل غیر آئینی احکامات ہیں اور پاکستان کا آئین مجھے منع کرتا ہے غیر آئینی اور غیر قانونی احکامات پر عمل پیرا ہونے سے. تو آپ دیکھیں کہ ایسے بیوروکریٹس، ایسے پولیس افسرز ہمیشہ پاکستانی عوام کے دلوں میں زندہ رہتے ہیں اور جو ظلم کرتے ہیں، بربریت کرتے ہیں، نہ صرف یہ کہ الٹیمیٹلی وہ سسپینڈ ہو کر رہتے ہیں، بے عزت ہوتے ہیں، ٹرمینیٹ ہو جاتے ہیں، بلکہ جو پاکستانی عوام کے دل سے بددعائیں نکلتی ہیں کہ اپنے ہی لوگوں کے خلاف آپ کھڑے ہو گئے جیسے 25 مئی کو ہوا. تو یہ کبھی بھی ایک اچھا ایکسپیرینس نہیں ہوتا عوام کے لیے جب پبلک آفس ہولڈرز عوام کے خلاف کھڑے ہو جائیں. تو اس دفعہ عمران خان نے رانا ثناء اللہ اینڈ کمپنی کو موقع ہی نہیں دیا کہ وہ کوئی غیر آئینی اور غیر قانونی حرکت کروانے کی جرت کر سکے. اگرچہ ہم جانتے ہیں کہ ان کے ہاتھ بہت لمبے لمبے ہیں اور حکومت تو بھلے ان کی 24-25 کلومیٹرز کے اندر اندر ہی ہے، لیکن بہت اچھے طریقے سے ان کو آتا ہے کہیں پر بھی فتنہ انگیزی اور شر انگیزی کرنی. لیکن پھر بھی عمران خان نے دیکھیں کتنے پرامن طریقے سے اپنا لانگ مارچ کا آغاز کیا. کل آج بھی تقریباً آج کا دن اختتام کے قریب ہے. انشاءاللہ کچھ ہی دیر میں عمران خان اپنی جو آج کی پلانڈ منزل ہے اس تک پہنچ جائیں گے انشاءاللہ. لیکن عوام کا جو بہت زیادہ رش ہے، گاڑیوں کا رش ہے، ان کا قافلہ ایکسپیکٹیشن سے بھی زیادہ بڑا ہے، جس کی وجہ سے تھوڑا وقت لگ رہا ہے عمران خان صاحب کو اپنی الٹیمیٹ منزل تک پہنچنے میں. لیکن دلچسپ بات یہ ہے کہ حکومتی ایوان اس وقت بس ہاتھ مل رہے ہیں اور ان کو سمجھ نہیں آ رہی کہ کس بات پر عمران خان کو کسی طرح ان پر کوئی کیس کریں کہ غلط کام ہو رہا ہے. اور ظاہر ہے پرامن احتجاج کرنا ہر شخص کا آئینی حق ہے. اس جمہوری حق کو کوئی بھی شخص چھین نہیں سکتا. کانسٹیٹیوشن کا آرٹیکل 19 ہر پاکستانی سٹیزن کو اجازت دیتا ہے کہ وہ اپنی آئینی اور قانونی دائرے میں رہتے ہوئے تمام تر ڈیمانڈز پریزنٹ کر سکتا ہے، اپنے پوائنٹ آف ویو کا اظہار کر سکتا ہے اور اس بنیادی حق سے کوئی بھی نہیں روک سکتا. یاد رہے کہ عمران خان کی جو تقاریر پر، یہ لائیو تقریر چلنے پر جو پابندی عائد کی ہے پیمرا نے مین اسٹریم میڈیا پر، یہ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ یہ بھی ایک ان کانسٹیٹیوشنل چیز ہے، کیونکہ پیمرا کو اس بات کی تو اجازت ہے کہ وہ کوئی گھٹیا ولگر بات ہو رہی ہو، اخلاق کے دائرے سے باہر بات ہو، ریاستی اداروں کے خلاف کوئی بات ہو، ایسی چیز کو تو وہ بالکل ان کو اجازت ہے اور کرنا بھی چاہیے ایسی چیز کو سینسر. لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک بندہ کہہ رہے کہ آپ فری اینڈ فیئر فریش الیکشنز کروائیں. پاکستانی عوام مہنگائی سے مر گئی ہے، ڈوب گئی ہے پاکستان کی معیشت. 6% پہ پاکستان کا گروتھ ریٹ چھوڑ کر گئے تھے عمران خان 8 سے 7 مہینے پہلے. ریکارڈ ہائی ایکسپورٹس تھی. پاکستان کی رینکنگ آپ دیکھیں کس طرح سے تھی. عالمی ادارے کس جگہ پہ پاکستان کو رینک کر رہے تھے. پاکستان میں فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ کے پراسپیکٹس کتنے بڑھ گئے تھے. بہت سے اوورسیز پاکستانیز ملک میں انویسٹ کرنا چاہ رہے تھے. ریکارڈ ہائی ایکسپورٹس تھیں. ہر چیز ٹھیک ہو رہی تھی ماشاءاللہ. 50 سال سے جو ٹیکسٹائل انڈسٹری پاکستان کی نہیں اس طرح سے بوم پہ گئی تھی، عمران خان کے دور میں وہ بھی بوم پر گئی. کس طرح سے عمران خان نے اوورسیز پاکستانیز جو مختلف ملکوں میں جیلوں میں قید تھے ان کو بھی آزاد کروا کے پاکستان بھجوایا. صحت کارڈ کا انیشیٹو دیکھیں، کون سوچ سکتا تھا کہ ہر گھرانے کو 10 لاکھ روپے تک کا مفت علاج ملے گا. عمران خان نے وہ بھی کر کے دکھایا ماشاءاللہ. جو بڑی بڑی ڈیولپڈ ممالک میں بھی یہ فیسلٹی ابھی تک نہیں ہے. پاکستان جیسی کمزور معیشت والے ملک میں عمران خان نے یہ ثابت کر کے دکھایا کہ اگر آپ کی لگن سچی ہو، نیت ٹھیک ہو، ڈائریکشن درست ہو اور دل میں فطور نہ ہو لوٹ مار کرنے کا، تو آپ عوام کو بہت اچھے طریقے سے سرو کر سکتے ہیں. سملرلی احساس پروگرام جس میں غریب بچوں کو اسکالرشپس دی گئیں، خواتین کے لیے خاص طور پر اسکالرشپس نکالی گئیں، خواتین کو انہیریٹنس رائٹس دلوائے گئے. پہلی مرتبہ پاکستان کی تاریخ میں ایسی لیجسلیشن کی گئی، ایسی قانون سازی کی گئی جس میں خواتین کے انہیریٹنس رائٹس کو، جو وراثتی حق ہوتا ہے جو اکثر باپ اور بھائی چھین لیتے ہیں کہ تم نے کیا کرنا ہے، پراپرٹی کو شادی کر دی، پیسہ لگا دیا تم پہ، اب جاؤ تمہاری شادی بڑے اچھے سے کر دی. لیکن عمران خان نے پاکستان کی ہر بہن کا بھائی ہونے کا ثبوت دیتے ہوئے اس بنیادی حق کو انشور کیا بطور وزیر اعظم پاکستان. اس کے ساتھ ساتھ بچیوں کے جو ایجوکیشنل رائٹس ہیں،
پاکستان کے ہر بچے کو پنجاب ٹیکسٹ بک بورڈ میں اور KP میں قرآن پاک کی تعلیم کو فرض کر دیا گیا کہ اسکول میں بچے قرآن پاک کو اردو ترجمے کے ساتھ پڑھیں تاکہ انہیں پتہ ہو کہ قرآن پاک میں کیا لکھا ہوا ہے. پھر اسی طرح احساس پروگرام کے تحت جو لنگر خانے بنائے گئے, جو لوگوں کو کوئی بھوکا نہ سوئے پروگرام کے تحت ایسے لوگ جو بیچارے بے گھر تھے, جن کے پاس رہنے کا ٹھکانہ نہیں تھا, سر پہ چھت نہیں تھی, کھانے کے لیے کھانا نہیں تھا, کوئی پوچھنے والا پرسان حال نہیں تھا, عمران خان ان کا بازو بنا. اور یہی ریاست کا فرض بھی ہوتا ہے. یہ جتنی بھی میں نے آپ کو اچیومنٹس گنوائیں, ان میں سے کوئی بھی عمران خان نے احسان نہیں کیا پاکستانی قوم پہ. یہ فرض تھا ان کا بطور وزیر اعظم پاکستان. اور پھر آپ یہ دیکھیں کہ کلین اینڈ گرین انرجی کی وجہ سے پاکستان کتنا مشہور ہوا ماشاءاللہ. بلین ٹری سونامی. اچھا مزے کی بات, یہ جو 10 بلین ٹری سونامی پروجیکٹ تھا, جس پہ بہت تنقید کیا کرتے تھے کئی نجی چینلز بھی, کئی صحافی حضرات بہت تنقید کرتے تھے. جس وقت ابھی لیٹلی سیلاب آیا اور پاکستان نے بہت سفر کیا اس سیلاب کی وجہ سے, تو میں دیکھ رہی تھی کہ پاکستان کے وہ صحافی جو گئے تو اس نیت سے گئے تھے کہ جا کے کہیں گے کہ دیکھیں جی KP گورنمنٹ نے کام آج تک کیا کیا ہے, ان کو بھی یہ کہنا پڑا کہ یہ جو 10 بلین ٹری سونامی پروجیکٹ عمران خان نے لانچ کیا تھا اور ایکسیکیوٹ کیا, اس کی وجہ سے بہت سے لوگوں کی خیبر پختونخوا میں جان بچ گئی. یہی اگر سندھ میں بھی ہوتا تو ایسی تباہی اس لیول کی نہ ہوتی جو کیٹاسٹروفی ہم نے دیکھی. اور بلکہ عمران خان صاحب پر تو جہاں جاتے ہیں پھول پھینکے جاتے ہیں. ابھی بھی آپ تازہ ترین مناظر دیکھ سکتے ہیں اپنی اسکرینز پر. عمران خان صاحب پر لوگ پھول پھینک رہے ہیں, رائٹلی سو. جتنی میں نے آپ کو اچیومنٹس گنوائیں ابھی تو تھوڑی سی ہیں, مزید پہ پھر بات کریں گے انشاءاللہ ٹرانسمیشن کے اگلے حصے میں. اب ذرا خان صاحب کی اسپیچ کی طرف آپ کو لیے چلتے ہیں. حماد اظہر تقریر کر رہے ہیں. کی ہمت اور جرات کو سلام بریگیڈیئر صاحب. ملک اقبال صاحب آپ کا بہت شکریہ. میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ہم اس مقام سے زیادہ دور نہیں ہیں. ابھی یہ اپنا مائک بند کر دیں, یہ والا مائک ملک صاحب بند کر دیں. آج ہم اس مقام سے زیادہ دور نہیں ہیں جہاں میرے قافلے پہ شیلنگ ہوئی تھی, ہمارے ساتھی زخمی ہوئے تھے. یاد ہے نا آپ کو؟ لیکن آج اللہ کا کرنا ایسا ہے کہ رانا ثناءاللہ نے ابھی کریں گے خطاب کریں گے. اور آپ کا میرے دوستوں ساتھیوں, آج وہی رانا ثناءاللہ جو ہم پہ شیلنگ کرتا تھا, آج جس پولیس کے ذریعے وہ شیلنگ کرتا تھا, آج آپ کا تحفظ کر رہی ہے. اور انشاءاللہ تعالی چند دنوں میں آپ کی حکومت انشاءاللہ تعالی اسلام آباد میں ہوگی. اب میں آپ کی بھرپور تالیوں میں وزیر اعظم عمران خان. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بریگیڈیئر صاحب, اس شاندار استقبال کا آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں. لوگوں نے سارے راستے ہمارا اتنا ہمیں عزت دی, استقبال کیا, سارے راستے, اس لیے آپ کو انتظار کرنی پڑی. تو میں آج سب کو پیغام ایک دینا چاہتا ہوں کہ کوئی آزادی آپ کو دیتا نہیں, آزادی چھیننی پڑتی ہے. زنجیریں گرتی نہیں, توڑنی پڑتی ہے. اس ملک میں جو ظلم, جو ظالم, جس نے لوگوں کو غلام بنایا ہوا, چوروں کا ٹولا, جو اس
साजिश के तहत मुल्क से गद्दारी करके आज पाकिस्तान के सबसे बड़े डाकुओं को मुल्क पे मुसल्लत किया है। हमने अपने मुल्क को आजाद करना है और आजादी के लिए ये सब समझ जाओ, कोई आजादी प्लेट में रख के नहीं देता। आजादी के लिए जहाद करनी पड़ती है और ये जो हमारा सफर है ये सियासत नहीं है, ये इस मुल्क की हकीकी आजादी के लिए जहाद है और आपने सब ने मेरे साथ इसमें शिरकत करनी है। मेरे लिए नहीं, अपने मुल्क के लिए, अपने बच्चों के लिए, इस मुल्क के मुस्तकबिल के लिए। पाकिस्तान जिंदाबाद। हाथ उठा के सबने अब हल्फ लेना है। सब हाथ खड़ा करके मैं यहां से पढ़ूंगा, आपने बाबा से बुलंद रिपीट करना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक सेकंड आप, शुक्रिया शुक्रिया। वो अपने माइक से, उस माइक से रिपीट करना, हल्फ पढ़ना है। पहले ये बोलेगा फिर आप बोले, सब मेरे साथ मिलके बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम हल्फ उठाते हैं कि पाकिस्तान के आइन की हमेशा पासदारी करेंगे। हम पाकिस्तान की खुद मुख्तारी का तहफ़्फ़ुज़ करेंगे कि हम कभी भी अल्लाह के सिवा किसी के सामने नहीं झुकेंगे और हम हकीकी आज़ादी के सफर में आखिर तक इमरान खान के साथ जदोजहद करेंगे और हर किस्म की कुर्बानी के लिए तैयार रहेंगे। अल्लाह हम सबका हामी और नासिर हो। आमीन। चले जी चले। जी नाज़रीन, आपने फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब का जोशीला खिताब सुना। आवाज़ कुछ मुझे उनकी लगी कि बैठ गई है हर जगह मुख्तलिफ मकामात पर तकरीरें कर करके, लेकिन जोश और जज्बा है जो कि मज़ीद बुलंद से बुलंद तर होता जा रहा है माशाल्लाह। और सिर्फ इमरान खान साहब का जज्बा ही नहीं, जो लोग उनके साथ सुबह से कंटेनर के साथ साथ बताया जा रहा है कि पैदल चलते हुए आ रहे हैं, उनका भी जज्बा इक्वली स्ट्रॉन्ग है, दीदनी है माशाल्लाह। तो क्या बात की इमरान खान ने कि आज़ादी मिलती नहीं, छीननी पड़ती है, जंजीरें टूटती नहीं, तोड़नी पड़ती हैं। आज़ादी कभी किसी को प्लेट में रखकर पेश नहीं की जाती, ये आपको खुद अगर हुकूमत को ये लगता है कि लोग मौजूद नहीं हैं तो उनको तो फिर और कोशिश करनी चाहिए कि सब चैनल इसको लाइव कवरेज दें। हकायक इसके बरक्स हैं और इसलिए वो घबराए हुए हैं, इसलिए वो चैनल्स पर उन्होंने पाबंदी लगाई हुई। अब लाइव या एज लाइव कवरेज कितने चैनल दे रहे हैं? बहुत कम, क्योंकि हुकूमत का दबाव है। हम आपके शुक्रगुजार हैं, हम बोल के शुक्रगुजार हैं। मुश्किलात के बावजूद और दबाव के बावजूद आप लोगों तक सही खबर पहुंचा रहे हैं। इसमें पूरी कौम इमरान खान के साथ खड़ी है और जिस तादाद में लोगों ने कल और आज शिरकत की है, सबको मालूम हो रहा है कि ये मजीद बढ़ती जाएगी ये स्ट्रेंथ। और जब तक हम इस्लामाबाद पहुंचेंगे, पहले तो मैं बोल न्यूज से लाहौरियों को सलाम पेश करता हूँ। कल जो लाहौरियों ने शरीफों का, शरीफ खानदान का धड़न सख्ता करके रख दिया लाहौर में, लाखों की तादाद में ये जिंदा दलाने लाहौर बाहर निकले। जिन्होंने मुज़ाकरात करने होते हैं उनकी अमली तौर पे इक़दामात की संजीदा हो। एक जानिब जो है वो आप चैनल्स बंद कर रहे हैं, पैमरा के जरिए केबल ऑपरेटर्स को धमका रहे हैं, बुनियादी इंसानी हकूक को मुअत्तल कर रहे हैं। लगता है कि पूरा लाहौर ही निकल आया। पाकिस्तान के अवाम ने साबित किया कि वो अपने लीडर और गैरतमंद लीडर उम्मत मुस्लिमा के लीडर इमरान खान साहब के साथ खड़े हैं और कल लाहौर निकला है
पूरा पाकिस्तान लाहौर इंटरप्राइज का टीम पेश करता है। सबसे बड़ी बात ये कि आप तो चूंकि कांस्टेंट इसको दिखा रहे हैं बोल न्यूज, अगर आप देखें सबसे बड़ी बात मैं समझती हूँ जो हमारी जीत है वो ये है कि इसमें खवातीन, बच्चे, फैमिलीज, बूढ़े, बुजुर्ग, अगर आप देखें स्टूडेंट्स, यूथ इसके अंदर आए हुए होते हैं। इन्ना लिल्लाही व इन्ना इलैहि राजिऊन। बोल न्यूज़ के सीनियर एंकर पर्सन उसामा गाजी की वालदा इंतकाल कर गई हैं। नमाज जनाजा आज बाद नमाज असर ब्लॉक 86 के जौहर टाउन लाहौर में अदा की जाएगी। एंकर पर्सन उसामा गाजी की वालदा डेंगू वायरस में मुब्तला थीं। तबीयत ख़राब होने पर अस्पताल मुंतकिल किया गया था। बोल फैमिली की जानिब से उसामा गाजी की वालदा के इंतकाल पर अफसोस। गमज़दा ख़ानदान के लिए सब्र जमील की दुआ। Islamabad. Well, Haider is there, and he spoke to Imran Khan. Imran Khan's container is moving at snail pace, but as you can see, tens of thousands of people are coming out to greet him along this route. We have spoken to Imran Khan, who tells us that he expects more than 1 million people to converge on Islamabad. He says that there is no other option for the ruling government but to hold general elections, and as soon as possible, because the country needs a fresh mandate. And you had said earlier that you expected at least 1 million people to converge on Islamabad in the grand finale, which is due on Friday, the 4th. What is your feeling now as you've started this march? From someone who has 26 years of experience, again, starting party from scratch and then building up to the biggest party in Pakistan now, I feel that it will be at least 1 million people. I can predict, of course, success lies in the hands of the Almighty Allah, but I can predict that it will be the biggest ever gathering of people in our history. These are indeed crucial times. The Pakistani Prime Minister said he's ready for talks, but Imran Khan says that is an empty statement from the Prime Minister. What is there to talk about? Free and fair elections. That's been the number one demand. And why is it the number one demand? Because we want the people of Pakistan to elect a government through their vote. We do not want a foreign conspiracy backed a bunch of criminals who spend billions of rupees to buy loyalties of parliamentarians and bring down a government. They don't represent people of Pakistan. And it is evident from all the by-elections where they've been wiped out. It has been evident from the massive crowds. You can just see for yourself today. I mean, this is just spontaneous. It's a vote against the government. People are sick of these crooks. 30 years these people have been stealing from this country. There are massive corruption cases on them. 60% of cabinet is on bail on corruption cases, and they expect us to accept these stooges who do not represent the people. All we want is elections. Let the people of Pakistan decide whichever government they want, but we do not accept them. And the problem is that because they realize that, you know, in the by-elections it's evident that they're going to lose badly, they're running away from elections. So the talks will only be, are you willing to hold elections or not? Of course, it is going to be a real test of his popularity to see whether the people will come out in the large numbers. People, of course, that we have been talking to expect a very large turnout. These are historic moments. Imran Khan has been rallying his supporters ever since he was ousted from power in a vote of no confidence. But he has emerged as one of the single largest, most popular leader of Pakistan. डॉक्टर आरिफ अलवी को कहा है बातचीत अगर वो करना चाहे करें, लेकिन बातचीत क्या करनी है? इलेक्शन करवाओ। नवाज शरीफ और जरदारी उनकी काम पे टांगती हैं इलेक्शन का नाम सुनते हुए। बातें चलती रहेंगी, हम इस्लामाबाद की तरफ जा रहे हैं। ये जो आप अवाम का सैलाब देख रहे हैं, इसे कोई नहीं आप रोक सकते।
इमरान खान ने सदर मुमलिकत को हुकूमत से मुज़ाकरात का इख्तियार दे दिया। AIY न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू में कहा, सदर आरिफ अलवी को कहा है अगर कोई बात करना चाहे तो आप कर लें। लगता नहीं कि जरदारी और नवाज इलेक्शन के लिए मानेंगे, बातचीत चलती रहेगी और हम इस्लामाबाद पहुंच जाएंगे। ज़राए का कहना है इंतखाबात की तारीख पर मुज़ाकरात का आगाज हो गया। हुकूमत से PTI के करीबी दोस्तों के जरिए बातचीत, दरमियानी रास्ता निकालने की कोशिशें। सदर आरिफ अलवी अहम किरदार अदा कर रहे हैं। इमरान खान लॉन्ग मार्च मुकम्मल करने के हक में हैं। मुज़ाकरात का दूसरा दौर आज फिर होगा। इमरान खान ने लाहौर में किसी खास मुलाकात की खबरों को मुस्तरद कर दिया। कहा 6 माह से सिर्फ शफाफ इंतखाबात की तारीख का एक ही मुतालबा है। एक माह कबल इमरान खान ने मुश्तरका दोस्त के जरिए मुज़ाकरात की पेशकश की। पहला मुतालबा आर्मी चीफ की तकर्री, दूसरा इंतखाबात का था। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के अहम इंकशाफात बताया कि मुश्तरका दोस्त के जरिए कहा गया 3 नाम आप दे दें, 3 मैं दे देता हूँ, मिलकर आर्मी चीफ लगाते हैं। इमरान खान 2 मामलात को बातचीत के जरिए हल करना चाहते थे। वज़ीर आज़म ने कहा कि मीसाक़ जमहूरियत और मीसाक़ मईशत पर बात करने को तैयार हूँ। DG ISI ने इजाज़त लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उनके इदारे पर झूठे इल्ज़ामात लग रहे थे। उन्होंने कौम को हक़ाइक़ से आगाह किया। आज़ादी छीनना पड़ती है, गुलामी की जंजीरें तोड़ना पड़ती हैं, कोई आज़ादी प्लेट में रखकर नहीं देता। इमरान खान का आज़ादी मार्च के शुरका से खिताब। कहते हैं कौम के पास 2 रास्ते हैं, इंसानों की तरह जीना है या भेड़ बकरियों की तरह। गुलामी से तंग खुददार कौम आज़ादी चाहती है। इंसाफ का हुसूल हमारा हक है। कौम चीफ जस्टिस की तरफ देख रही है। पहले नवाज और जरदारी करप्ट थे, अब साफ शफाफ हो गए। कौम चोरों को कबूल नहीं करेगी। बिलावल भुट्टो के कहने पर कराची में यहाँ मोहदे पर तब्दीली की गई। आजम स्वाति को नामालूम अफराद के हवाले किया गया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहते हो पता नहीं कौन धमकियां देता था, कौन लोग थे, अरशद की माँ से पूछ लो। एक बुजुर्ग को मारा गया, शर्म से डूब मरना चाहिए। हकीकी आज़ादी मार्च में आवाम का ठाठे मारता समुद्र। दूसरे दिन लॉन्ग मार्च का काफिला शाहदरा चौक से रवाना हुआ। कप्तान की आवाज़ पर लब्बैक कहने वाले शुरका से हलफ लिया गया। खातीन और बच्चे भी शामिल। जोशो खरोश अरूज पर इम्पोर्टेड हुकूमत नामंजूर के नारे, शुरका की ढोल की थाप पर वालेहाना भंगड़े। काफिले ने लाहौर से बाहर राना टाउन में पड़ाव डाल दिया। मुरीद के से मार्च का तीसरा दिन शुरू करने का ऐलान। हुकूमत का लॉन्ग मार्च के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाने का फैसला। ज़राए का कहना है कि पिटीशन तैयार की जा रही है। पीर को सुप्रीम कोर्ट में दायर किए जाने का इम्कान। अली अमीन गंडापुर की मुबैना ऑडियो के बाद पिटीशन दायर करने का फैसला किया गया। वफाकी दारुल हुकूमत में जगह जगह कंटेनर्स लगा दिए गए। रेड जोन की 0 पॉइंट तक तोसी। इस्लामाबाद पुलिस ने होटल्स और गेस्ट हाउसेस की इंतजामिया को लॉन्ग मार्च के शुरका को कमरे देने से रोक दिया। इमरान खान लाशें गिराना चाहता है, वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह का इल्जाम। प्रेस कॉन्फ्रेंस में अली अमीन गंडापुर की मुबैना ऑडियो चला थी। कहते हैं PTI लॉन्ग मार्च के लिए क्रिमिनल लोगों को जिम्मेदारियां सौंपी गई। गुजरात में बंदूकें जमा की जा रही हैं। इस्लामाबाद और पिंडी के बॉर्डर पर बंदों को क्यों लाया जा रहा है? बंदूकों के साथ क्या अमन का पैगाम फैलाएंगे? इमरान खान किस मुंह से मार्च को पुरअमन कह रहा है? इमरान खान के करीबी साथी ने लॉन्ग मार्च को खूनी करार दिया। इनका मकसद लोगों को फोर्सेस से उलझाना है। ये अपने बंदों की लाशें गिराकर इदारों पर इल्जाम लगाएंगे। इनको कुचलना चाहिए, वरना ये मुल्क को हादसे से दो चार कर देगा। इमरान खान जमहूरियत को तस्लीम ही नहीं करता। मैं ये बिल्कुल असले की बात कर रहा हूँ और मैं साथ में लहशत की बात भी कर रहा हूँ। कहा करता हूँ वाइट बोर्ड का। तो ये जो मेरी बातचीत है वो वाइट बोर्ड के शिकार के हवाले से थी। राना सना को प्रेस कॉन्फ्रेंस में जवाब दूंगा। रहनुमा PTI अली अमीन गंडापुर का ऐलान। ARY न्यूज़ से गुफ्तगू में कहा कि शिकारी हूँ, शिकार के लिए असलहे और लाइसेंस की बात की। हम पुरअमन आज़ादी मार्च कर रहे हैं। वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह धमकियाँ ना दें। हमारे लोगों को मारा गया तो फिर जवाब के लिए भी तैयार रहें। ये पार्टी पॉलिसी नहीं, मेरा ज़ाती बयान है।
लॉन्ग मार्च के एक दिन बाद ही हुकूमत ने मुज़ाकराती कमेटी बना दी। तहरीक इंसाफ से बातचीत के लिए 13 रुकनी कमेटी कायम। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह सरबराह होंगे। अगर लॉन्ग मार्च से मुताल्लिक किसी ने बात करनी है तो कमेटी से की जाएगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं मुज़ाकरात के लिए हमारे दरवाजे हमेशा खुले हैं। वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब बोली फॉरेन फंडेड फ्रॉड फितने के साथ मुज़ाकरात की गुंजाइश नहीं। ये शफाफ इलेक्शन नहीं, इंतशार, फसाद और खून चाहता है। कान खोल कर सुन लो, इलेक्शन अपने वक्त पर ही होंगे। संजीदा मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं, मगर पहली शर्त आम इंतखाबात का ऐलान। अगर ये इलेक्शन कराने के लिए तैयार ही नहीं तो बातचीत कैसे होगी? तहरीक इंसाफ का रद्द अमल। फवाद चौधरी कहते हैं कि मुज़ाकरात की खबरें गैर संजीदा हैं, ये सिर्फ आज़ादी मार्च को इंगेज करने के लिए हैं। चालाकियाँ नहीं चलनी, इंतखाबात की तारीख देनी होगी। तहरीक का मकसद फैसला साजी को बंद कमरों से निकालना है। इसमें वो लोग शामिल हैं जो अगली नस्ल के लिए निज़ाम बदलना चाहते हैं। अगर हुकूमत को इत्मीनान है कि लोग नहीं निकल रहे तो घबराहट कैसी? मीडिया को दिखाने दें। फरूख हबीब कहते हैं कि ये मुज़ाकराती कमेटी नहीं, ये मजाक कमेटी है। कमेटी फौरी इंतखाबात के मुतालबे को तस्लीम करेगी तो हमारे पास आए। मौजूदा हुकूमत इमरान खान की मकबूलियत से खौफजदा है। जितनी भी रुकावटें लगा लें इस्लामाबाद पहुंचेंगे। अगर मैं मारा जाऊं तो राना सनाउल्लाह से तहकीक की जाए। हुकूमत मुल्क को खाना जंगी की तरफ ले जाना चाहती है। शेख रशीद कहते हैं हवास बाख्ता हुकूमत ने बहुत गैर शाइस्ता वजीर दाखिला बनाया है। एक भी लाश गिरी तो इनमें से एक भी भाग नहीं सकेगा। सियासतदान अपने दरवाजे बंद नहीं करता। अब भी वक्त है इमरान खान से बामकसद मुज़ाकरात करें, वरना कोई सियासी हादसा हो सकता है। लड़ाई अच्छी बात नहीं, इमरान खान के साथ बैठें और इलेक्शन की तारीख दें। कराची से तहरीक इंसाफ का काफिला पीर को इस्लामाबाद रवाना होगा। अली जैदी कहते हैं कि हम सुकून से पंजाब में दाखिल होंगे, हुकूमत रास्ता रोकने की कोशिश न करे। एहतजाज हमारा जमहूरी हक है, सखर से भी लोग हमें ज्वाइन करेंगे। दुबई में मुलाकात पर अरशद शरीफ ने धमकियों का बताया। अरशद शरीफ की मां से बहादुर मां नहीं देखी, कहा कि बेटे का खून रायगा जाने मत देना, इस मुल्क की तकदीर बदलना। अरशद शरीफ की वालिदा ने कहा कि अगर मैं लॉन्ग मार्च में चल सकी तो साथ चलूंगी। पैगाम इमरान खान को पहुंचा देना। अवाम का शहीद अरशद शरीफ से वालेहाना इजहार मोहब्बत। घर के बाद शहीद की कब्र पर भी फूलों से चादर चढ़ा दी। शहीद की आखिरी आरामगाह पर गुलाब की पत्तियों का पहाड़। कब्र के रास्ते पर दोनों तरफ दूर तक दिए रोशन। रावलपिंडी प्रेस क्लब में भी शहीद की याद में शमे रोशन। कराची में नुमाइश तरंगी पर आवाम की जानिब से शमे जलाकर खिराजी अकीदत पेश। यूनेस्को के डायरेक्टर जनरल का अरशद शरीफ की मौत पर अफसोस का इजहार। आदरे अजोली ने बयान में कहा अरशद शरीफ की वफात पर अफसोस है। ये बात अहम है कि केन्या के हुकाम इस वाक़े की मुकम्मल और शफाफ तहकीकात करें और कत्ल के मुहर्रिकात जानें ताकि मुनासिब रद्द अमल का तयन किया जा सके। नाअहली के खिलाफ इमरान खान की दरख्वास्त समाअत के लिए मुकर्रर। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जस्टिस आमिर फारूक पीर को समाअत करेंगे। इमरान खान ने इलेक्शन कमीशन का नाअहल करार देने का हुक्म हाई कोर्ट में चैलेंज कर रखा है। इलेक्शन कमीशन का फैसला गैर कानूनी करार देने की इस्तदा। साबिक डिप्टी स्पीकर पंजाब असम्बली दोस्त मजारी लाहौर से गिरफ्तार। कजन शबाब मजारी ने तस्दीक कर दी। बताया दोस्त मजारी अस्पताल में दादा की अयादत के लिए आए थे। एंटी करप्शन पंजाब ने अस्पताल से गिरफ्तार कर लिया। आपने वोट डाल दिया है इंसाफ को, आपने वोट डाल दी है तब्दीली के लिए। आपने ये जो चोरों का टोला है, जो सारी ये जो PDM है, इनमें से 60% इनकी कैबिनेट जमानत पे है। NA-45 जिला कुरम में ज़िमनी इंतखाबात होगा। तमाम तैयारियां मुकम्मल। इमरान खान और JUI उम्मीदवार मद्दे मुकाबिल होंगे। इमरान खान का वीडियो पैगाम, कहा कि आपने वोट डालना है इंसाफ को, वोट डालना है तब्दीली के लिए। PDM चोरों का टोला है, इसको वोट नहीं देना।
ARY न्यूज़ के सीनियर एंकर पर्सन चौधरी गुलाम हुसैन जमानत पर रहा। मकामी अदालत से जमानत मंजूरी पर चौधरी गुलाम हुसैन को कैंप जेल लाहौर से रिहा किया गया। इस्तकबाल के लिए लोगों की बड़ी तादाद की आमद। चौधरी गुलाम हुसैन को हार पहनाए, गाड़ी पर फूल निछावर। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान ने फैसल वाडा की पार्टी रुकनीत खत्म कर दी। पार्टी पॉलिसी की खिलाफ वर्जी पर फैसल वाडा को 26 अक्टूबर को नोटिस जारी किया गया। मुकर्ररा वक्त में जवाब न देने पर फैसल वाडा की रुकनीत खत्म की गई। वफाकी हुकूमत ने पंजाब के सैलाब मुतासरीन को तनहा छोड़ा। सैलाब मुतासरीन की मदद के लिए एक पाई तक नहीं दी। वज़ीर आला पंजाब परवेज़ इलाही की आला सतह इजलास में गुफ्तगू। सैलाब मुतासरीन की बहाली और आबादकारी के लिए 12 अरब रुपए के फंड्स की मंजूरी दे दी। कहा घरों लाइव स्टॉक के नुकसानात के अजाले के लिए 10 अरब और काश्तकारों की माली मुआवनत के लिए 2 अरब रुपए मुख्तस किए। जमात इस्लामी का पाकिस्तान जिंदाबाद यूथ लीडरशिप कन्वेंशन का आज होगा। लाहौर मीनार पाकिस्तान में तैयारियां मुकम्मल। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक कहते हैं कि यूथ लीडरशिप कन्वेंशन हकीकी तब्दीली का आगाज़ होगा। हुक्मरानों के पास मसाइल का हल होता तो कौम देख चुकी होती। यूथ लीडरशिप कन्वेंशन में आइंदा का लाहे अमल देंगे। डीआई खान में सिक्योरिटी फोर्सेज और दहशत गर्दों में झड़प। फायरिंग के तबादले में 2 सिक्योरिटी एहलकार शहीद हो गए। ISPR के मुताबिक दरजंदा में शहीद होने वालों में नाइक साजिद हुसैन और सिपाही इसरार शामिल। सिक्योरिटी फोर्सेज का इलाके में सर्च ऑपरेशन। ग्वांतानामो बे जेल में कैद पाकिस्तानी शहरी सैफुल्लाह पराचा रिहा। पाकिस्तान भी पहुंच गए। वजीर खारजा बिलावल भुट्टो कहते हैं कि वजारत खारजा ने सैफुल्लाह पराचा की वतन वापसी के लिए वसी इंटर एजेंसी अमल मुकम्मल कराया। खुशी है कि बैरून मुल्क ज़ेरे हिरासत पाकिस्तानी शहरी। कोर कमांडर पेशावर का शिमाली वजीरिस्तान का दौरा। मीर अली में APS की इफ्तिताही तकरीब में शिरकत। बॉयज़ हॉस्टल और पाकिस्तान स्वीट होम का भी दौरा किया। ISPR के मुताबिक पाकिस्तान स्वीट होम 2017 में कायम किया गया। मीर अली और मीरान शाह से 96 यतीम बच्चे ज़ेरे हिफाजत हैं। कोर कमांडर की बेसिक मिलिट्री ट्रेनिंग कोर्स की पासिंग आउट परेड और बाड़ा में ग्रैंड जरगे में भी शिरकत। कबायलियों के हुसूल अमन के लिए कुर्बानियों को सराहा। T20 वर्ल्ड कप एक्शन से भरपूर वीकेंड। आज इवेंट में 3 मैचेस खेले जाएंगे। पहला मैच बांग्लादेश और जिम्बाब्वे के दरमियान होगा। दूसरे मैच में पाकिस्तान और नेदरलैंड्स की टीमें टकराएंगी। तीसरा मैच जनूबी अफ्रीका और भारत की टीमों के दरमियान खेला जाएगा। फ़खर ज़मान की कौमी टीम में वापसी मुतवक्की। पर्थ में कौमी टीम का प्रैक्टिस सेशन। खामियों पर काबू पाने की मशक़ें। मेगा इवेंट पर ARY न्यूज़ की खुसूसी ट्रांसमिशन। हर लम्हा पुरजोश में, अगरचे हमारे पिछले कुछ दिनों का हर लम्हा पुरसोच गुजरा है और अभी भी है। जबरदस्त तालियों की सूरत में शहीद सहाबत अरशद शरीफ साहब को उनकी खिदमत के लिए खिराज अकीदत पेश करते हुए, ये कहते हुए कि आप हमारे दिलों में जिंदा रहेंगे। और क्रिकेट का जुनून हर लम्हा पुरजोश। वसीम बादामी ने किया आज के शो का आगाज शहीद अरशद शरीफ को खिराज तहसीन पेश करके। साबिक कप्तान यूनिस खान, कामरान अकमल और तनवीर अहमद ने किए आज खेलने वाले मैचेस के बारे में माहिराना तबसरे। आदि और मुस्तफ़ा चौधरी ने बनाया शो को अपने चुटकुलों से और भी लुत्फ। इस घड़ी में एक पहले ही शहीद हो चुके हैं। अरशद शहीद की बात कर रही हूँ, वो शहादत पा चुके हैं, हमें नहीं है, जा चुके हैं। अब उसका जुडिशल इंक्वायरी की बात हो रही है। सदीक जान साहब हमारे साथ मौजूद है, ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद के। उसके अलावा अब्बास शबीर स्पेशल कॉरेस्पॉन्डेंट और अमीर अब्बास हमारे साथ मौजूद है। जरताज गुल साहिबा भी हमारे साथ मौजूद है, तहरीक इंसाफ की सीनियर मेंबर है। उनसे भी गुफ्तगू का भी तारुफ करा देती हूँ। बात ये हो रही है कि सुप्रीम कोर्ट से क्या कहा जा रहा है, इसमें कोई ऐसी कबाहत नहीं कि ये बात सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच जाए और आला अदलिया इसका नोटिस ले कि अगर आजम स्वाति साहब सच बोल रहे हैं तो भी अवाम के सामने आए, और अगर किसी अफसर पर गलत और झूठा
الزام لگایا جا رہا ہے تو وہ بھی سامنے آئے. یہ بات ایسی نہیں ہے, اس کے چرچے ملک سے باہر ہو رہے ہیں. بی بی سی کو بھی آج انٹرویو دیا ہے خان صاحب نے. یہ بات اب بہت دور نکل چکی ہے. تو بات ساری یہ ہے کہ حکومت کیا کر رہی ہے. حکومت اس وقت یہ کر رہی ہے کہ کہیں کہتی ہے ہم بات چیت کرنا چاہتے ہیں, اور کہیں آنسو گیس, شیلنگ, اس کے ساتھ جتنی بھرپور کنٹینر جو کچھ کر سکتے ہیں اسلام آباد کو ہوسٹیج بنانے کے لیے پوری تیاری کر بیٹھ چکے ہیں. پھر کہتے ہیں کہ تحریک انصاف لشکر کشی کر رہی ہے, لوگوں کو لا رہی ہے, اسلام آباد پہ یلغار کرے گی اور لاشیں گریں گی. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پاکستان میں اگر پرامن احتجاج ہو رہا ہے تو ہم لاشوں کی بات کیوں کر رہے ہیں؟ پہلے سے ہی اس کی انڈیکیشن کیوں دے رہے ہیں؟ وہ کون سے لوگ ہیں جو لاشیں گرا کے پاکستان کے ماحول کو خراب کرنا چاہتے ہیں؟ زرتاج گل صاحبہ, آپ نے دیکھا بھرپور طریقے سے لاہور نے عمران خان صاحب کا ساتھ دیا, نکلے. اب لوگ اس کو کوئی اچھا نمبر دیں یا برا نمبر دیں, اسکرین بھی ہے اور سوشل میڈیا بھی ہے, عوام بھی ہے اور موبائل فونز بھی ہے, آنکھیں بھی ہیں اور لوگ دیکھ بھی سکتے ہیں. تو میں اس بات میں تو جانا ہی نہیں چاہتی کہ نمبرز اچھے ہیں یا نمبرز برے ہیں, لیکن یہ بات تو طے ہو گئی کہ لاہور جو ایک زمانے میں نواز شریف کا ڈنکا بجتا تھا جہاں اور گڑھ تھا ان کا, وہاں سے کوئی اور جیتنا سوچ بھی نہیں سکتا تھا, آج وہاں سے ان کی چھٹی ہو گئی ہے. آپ کیا دیکھ رہی ہیں؟ تھینک یو جسمین منظور, اور میرا بھی پلیئر کا شکریہ. جہاں تک لاہور کی بات ہے, کرسیاں گرنے کا, اور مجھے یاد ہے کہ خان صاحب کے جلسوں میں یہ ہمیشہ سے پی ایم ایل این کی باری ہوتی تھی کہ کتنی کرسیاں اور کتنے لوگ تھے. ہمیشہ ہی ان کو امبیرسمنٹ ہوتی تھی. جب مریم نواز کے اپنے نواز شریف کے جلسے ہوا کرتے تھے تو وہ ان کے اپنے لوگ نہیں ہوا کرتے تھے, وہ عموماً غلطی سے پاکستان تحریک انصاف کے جلسے کی تصویر لگا لیا کرتے تھے. تب بھی خیر ان خاتون نے کبھی شرمندہ ہونا نہیں سیکھا, وہ کبھی شرمندہ نہیں ہوتی. وہ تو کسی کے جنازے کے اوپر بھی مٹھائی بانٹتی ہیں اور اس کے اوپر لوگوں کو کہتی ہیں کہ دیکھو ابھی تک تم لوگوں نے سبق نہیں سیکھا, جنازہ پڑا ہوا ہے, عادت پڑ گئی ہے, ان لوگوں کی مینٹالٹی ہے. لیکن لاہور کی جہاں تک بات ہے, کمال بات یہ ہے کہ لبرٹی والا, لالچ جان چوک والا, یا شادرہ میں یا لاہور کے اندر وہ لوگ جس کے بارے میں لوگ کہتے تھے کہ لاہوریوں کو کوئی فرق نہیں پڑتا, بہت فرق پڑا ہے, بہت زیادہ. میں سمجھتی ہوں کہ انہوں نے لاہور نے دل جیت لی ہے, لاہور نے خان صاحب کا ساتھ دیا ہے. لاکھوں کی تعداد میں لکھنے لوگ. کمال یہ ہے کہ دیکھیں ہم چوک پہ ڈفرینٹ لوگ ہوتے ہیں. ہمارے آپ دیکھیں بزرگ, نوجوان, بوڑھے, بچے, فیملیز, خواتین آئی ہوئی ہیں. ہمارا کراؤڈ کوئی بریانی کے پلیٹ پہ نہیں آتا, ہمارا کراؤڈ کوئی بسوں میں بھر کے پیج ورکرز نہیں لے کر آتا. یہ صرف ورکرز نہیں, اس میں پاکستان کے لوگ شامل ہیں جو اس کو دوسری آنکھ سے چھپا کے دیکھنا چاہتے ہیں, وہ اپنے ضمیر کے اوپر کوئی یا اپنے آنکھوں کے اوپر پٹی رکھنا چاہتے ہیں کہ لاہور نہیں نکلا. اس کی وجہ ہے کہ اصل میں ایک جتھا جو ہے وہ اس وقت اسلام آباد کے اوپر اور ملک کے اوپر قابض ہو چکا ہے, اور 22 کروڑ عوام جو کہ عمران خان کے ساتھ نکلی ہے اس کو یہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ جتھا ہے. بیسکلی جتھا تو اس وقت ملک کے اوپر جو ہے وہ فساد کے ذریعے بیٹھ چکا ہے. جتھا تو اس وقت حکومت کر رہا ہے. اگر وہ جتھا اس وقت حکومت نہ کرنا ہوتا تو کوئی بات ان کی سیاسی ہوتی, کوئی بات ان کی آئینی ہوتی, کوئی بات ان کی مورلز کی ہوتی, کوئی بات ان کی انسانوں والی ہوتی. کمال یہ ہے کہ ایسا وزیر داخلہ ہے جو ہر بات قتل و غارت سے, داغی سے شروع کرتا ہے, ہر بات تھریٹ سے شروع کرتا ہے, اور تو اور کھلے عام پریس کانفرنس میں کہتا ہے کہ میں عمران خان کو مار دوں گا کیونکہ یہ فتنہ ہے. کمال دیکھیں کہ اس کے ہر بات, اس کے منہ کو خون لگا ہوا, ہر بات قتل و غارت سے شروع کرتا ہے. آنکھیں بند کریں, آنکھیں بند کرنے سے کچھ نہیں ہوتا. اسلام آباد کو پورا کنٹینر میں چینج کر دیا, اسلام آباد کو پورے کو ریڈ زون میں تبدیل کر دیا. ہر روز بریفنگ دیتے ہیں کہ دیکھو ہم نے اتنے ہزار گولے نہتے معصوم لوگوں کے اوپر جو پروٹیسٹ کر رہے ہیں, جو اپنے حق کی حقیقی آزادی کے لیے عمران خان کا ساتھ دے رہے ہیں. صرف عمران خان کا ساتھ نہیں دے رہے, پاکستان ان کو بلا رہا ہے, پاکستان کے لیے وہ لوگ نکلے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں ہم اس کے اوپر جلاؤ گراؤ کریں گے, ماریں گے ان کو. وہ دیکھیں وہ اس کے اوپر شوخیاں مارتے ہیں, اس کے اوپر وہ افرت کرتے ہیں. شرم حیا نام کی تو کوئی چیز نہیں ہے, کیونکہ پبلک مینڈیٹ والا ڈرتا ہے, پلس والا ڈرتا ہے, پبلک ووٹ والا ڈرتا ہے کہ مجھے عوام کل کو ترازو میں جب تولے گی مجھے ووٹ نہیں دے گی. جو بند دروازوں کے ذریعے ضمیر فروشی کر کے پھر جعفر بن کے رو لے کے رجیم چینج کا حصہ بن جائے, اس کو عوام سے کیا خوف ہوگا؟ وہ تو یہی کرے گا نا کہ وزیر داخلہ ہر روز کہے گا تم آؤ اسلام آباد میں تمہیں قتل کروں گا. وہ سب سے پاپولر لیڈر عمران خان کو دن دہاڑے پریس کانفرنس کر کے
मैं इस फितने को कुचल दूंगा, मैं मार दूंगा, ये तो उनका वजीर दाखिला है, ये तो इनकी सरताज गुल साहिबा, एक बात बताइएगा, एक ऑडियो आज सामने आई है जो आपने देखा है कि इंटीरियर मिनिस्टर ने भी चलाई है, अमीन गंडापुर साहब की वो ऑडियो। वैसे तो मैं उनसे खुद पूछूंगी, जाहिर सी बात है, लेकिन क्योंकि आपकी पार्टी की है तो ये बात आप लोगों तक भी पहुंची होगी कि वो जो बात कर रहे हैं कि असला है, असले के लाइसेंसेस हैं, कहाँ है, इस्लामाबाद रावलपिंडी की जगह पे पहुंचना है, उसका बैकग्राउंड क्या है, वो किन को बोल रहे हैं, किन से असले की बात कर रहे हैं और बंदूकों की बात कर रहे हैं, या कि ये प्लांटेड ऑडियो है, क्या है, मुझे समझ नहीं आई, इस पर कुछ रोशनी डालिए। देखिए जजमीन, ये तो मैं तो यही कह सकती हूँ कि खौफ ही है ना, अगर खौफ ना होता तो हर रोज बेसिकली तो ऑडियो वीडियो लीक जो वीडियो बनाने वाले कारखाना है वो तो मरियम नवाज के पास है, ये उसी की मेंटालिटी है, उसी के जरिए वो लोगों को ब्लैकमेल करती है, किसी चीज की क्या सोल है, किसको किसके जरिए ब्लैकमेल करना है, और वो कहती है मेरे पास वीडियोस कभी मरती नहीं है, ऑडियोस कभी खत्म नहीं होती है, तो वो तो उनको ही पता होगा कि वो किसको टेम्परिंग करके, किसकी आवाज को किससे जोड़ के, अली अमीन गंडापुर के साथ किसको किससे जोड़ के क्या बात कर रहे होते, वो तो इन्हीं की पीडीएम का ही खाता, ये इन्हीं को ये हासिल, इन्होंने पेचीदगी कर रखी है गंदा और मकरूह फेल करने में, ये पीएमएलएन का ही खाता है। जहाँ तक इसकी बात है कि ये कभी इसके ऊपर इल्जाम लगाते हैं, देखिए कुछ दिन पहले उन्होंने कहा शेख रशीद साहब जो है पिलर, इन्होंने फेंका कि वो आजादी मार्च का हिस्सा नहीं बनेंगे, दूसरे दिन उन्होंने कहा कि जी असद उमर साहब की लड़ाई होगी, तीसरे दिन उन्होंने कहा कि शाह महमूद कुरैशी साहब के बारे में है, हर रोज वो सबटाज करने के लिए फिर और न बनी तो हर रोज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी और उसमें कहा कि जिसमें लाशें गिरेंगी। जजमीन में बात सुने, ये क्राउड पढ़ा लिखा, ये खौफ का शिकार नहीं होता। मैंने जब 25 मई को सबसे पहले जब बीच चौक पहुंचे थे, जितनी शेलिंग हमारे ऊपर हुई थी, जितना लाठीचार्ज हमारे ऊपर हुआ था, जितनी रबड़ की गोलियां हमारे ऊपर फेंकी मुझे अच्छी तरह याद है सरताज, मुझे अच्छी तरह याद है क्या हुआ था। एग्जैक्टली जजमीन, तो उस वक्त तो उसमें तमीज और बूढ़े बच्चे लोग शामिल थे, वो करेंगे फसाद, वो लेकर आएंगे असला, वो मारेंगे, चादर और चार दीवारी को पामाल करना तो कोई राना सनाउल्लाह से सीखे, खवातीन की बेहुरमती करना तो कोई राना सनाउल्लाह से सीखे, मिनिस्टर्स के लेवल के जिस तरह डॉक्टर यास्मीन राशिद को एक सीनियर खातून है, उसको मिनिस्टर भी थी, उसको गाड़ी से जिस तरीके से खींच कर निकाला गया, मारा गया, और उसके बाद अभी जब देखो मकबूजा कश्मीर में ऐसे नहीं होता, फलस्तीन में ऐसे नहीं होता, उनसे तो चलो कहते ना कि उनके ऊपर दूसरे लोग काबिज है, ये तो पाकिस्तान है, ये पाकिस्तान में किस किस्म का खेल खेला जा रहा है कि 6 महीने के अंदर बनाना रिपब्लिक में भी ऐसा नहीं होता कि जो एंकर पसंद ना आए उसको टीवी से निकाल दो, जो चैनल पसंद ना आए, जो सच बोले, मुझे पता है इस वक्त बोल कितना अंदर थ्रेट होगा, मुझे पता है बोल को इस वक्त किस किस्म की जो है ना वो सामना करना पड़ा होगा, किस किस्म की चीजों को कह रहे होंगे कि सच का साथ ना दो, चुप कर जाओ, तुम भी जो है वो हमारे साथ मिल जाओ, मुझे पता है कि क्या क्या आप लोगों के साथ हो रहा होगा। फील्ड में जो वहाँ पे लोग मौजूद है ना, अगर आप सच बोल रहे हैं तो आप लोगों के बोल के नारे लगा रहे हैं ना कि बोल जिंदाबाद, मेरे कहने पर तो नहीं लगा रहे ना, मैं तो किसी को परसुएड नहीं कर सकती, वो इसलिए करे ना कि आप सच का साथ देते हैं, आप हक का साथ देते हैं। आपको पता है कि अवाम में बहुत शऊर आ चुका है। मैंने अपनी 2014 के एक प्रोमो में ये कहा था, मुझे अच्छी तरह याद है कि आपको ये मीडिया बख्शेगा लेकिन सोशल मीडिया नहीं बख्शेगा, वो आपको इतना सच दिखाएगा, वो आपको इतना सच दिखाएगा कि आप हैरान रह जाएंगे। पाकिस्तान का मीडिया बंद हो सकता है, बिक सकता है, खामोश कराया जा सकता है, लेकिन सोशल मीडिया को आप बंद नहीं कर सकते। दुनिया एक ग्लोबलाइज्ड फॉर्म में जा चुकी है। अब मुझे ये बताइएगा कि खुदा न खास्ता आपको लगता है मार्च में किसी किस्म के थ्रेट्स मौजूद है? अमीर अब्बास, आप भी अगर सरताज से कोई सवाल करना चाहें प्लीज, यू मोर देन वेलकम। सिद्दीक जान साहब, आप भी अगर कोई सवाल करना चाहें तो प्लीज गो अहेड। जी सरताज, अब जो हुकूमत ने कमेटी बनाई है 13 रुकनी या 9 रुकनी, और उसमें हुकूमत ने अपने सारे इत्तेहादियों को शामिल किया है, तो अब हुकूमत ने तो एक तरह से हुज्जत तमाम कर दी और वो ये कह सकती है कि हमसे यही तकाजा था ना कि हम मुज़ाकरात करें, तो हमने तो अपील कर दी है। अब क्या पीटीआई अपनी तरफ से किसी कमेटी का ऐलान करेगी कि ये हमारे 9, 10 से 13 अच्छा सरताज, अमीर अब्बास आपसे ये सवाल कर रहे थे, वो ये कह रहे थे कि हुकूमत ने तो हुज्जत तमाम कर दी अपनी कमेटी बनाकर, कल को वो ये कह सकते हैं कि जी हमने तो